गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 7th क्लास की उद्बोधन से चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है भाषा। तो आइए अपनी बुक निकाल सकते हैं आप और चैप्टर नंबर 1 पर आ जाइए। देखिए जिसका नाम है भाषा। देखिए यहाँ हम पढ़ेंगे। मैं आपको लाइन वाइज पढ़ूंगी और एक्सप्लेन करती रहूंगी। आप अपनी बुक में फिंगर रख के मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो आ जाइए चैप्टर नंबर 1 पर। बच्चों, सबसे पहले भाषा के बारे में मैं आपको बताऊंगी बच्चों की भाषा क्या है, क्योंकि भाषा ही हमारा ये लेसन है और उसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों के मन की बात समझ सकते हैं। ठीक है, तो भाषा वह साधन है या वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी अभिव्यक्ति दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के मन की बात हम समझते हैं। अदरवाइज हम अपने मन की बात किसी से कह ही नहीं सकते। केवल भाषा ही ऐसा माध्यम है जिससे हम दूसरों को अपनी बात समझा सकते हैं। तो अब पढ़ते हैं हम चैप्टर। लोग विभिन्न भाषाओं में बातें करते हैं। एक समय था जब मनुष्य जंगलों में रहकर कंदमूल खाकर अपना जीवन व्यतीत करता था। ये प्राचीन समय की बात है जब भाषा नहीं थी। उस समय मनुष्य को कोई भाषा की जरूरत नहीं थी, परंतु जैसे जैसे मनुष्य ने आग जलाना, खेती करना, एक स्थान पर रहना शुरू किया तो वह धीरे धीरे कुछ ध्वनियां निकालने लगा, अर्थात धीरे धीरे उसने कुछ बोलना आरंभ किया। जैसे जैसे मनुष्य का रूप जो है वो विकसित होता चला गया, आदि मानव का। हमारा इतिहास गवाह है कि मनुष्य का जीवन धीरे धीरे विकसित हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मनुष्य की जो हम ये कंडीशन देखते हैं, जो इस रूप में मनुष्य है आज का, वो आदि मानव ऐसा नहीं था। आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा अपनी, उसका रूप बदला हुआ था। तभी तो आज के समय में जो हम अनेक भाषाएं बोलते हैं, इन सभी भाषाओं की प्रगति में हजारों वर्ष लगे हैं। जिस भी देश में जो भी भाषा बोली जाती है वह उसकी सभ्यता और संस्कृति पर आधारित होती है। भाषा क्षेत्रीय भाषाओं से परस्पर मिलकर बनी है। क्यों? क्योंकि वहीं के वातावरण के अकॉर्डिंग ही वहाँ की भाषा होती है, वहाँ की संस्कृति के अकॉर्डिंग, वहाँ की सभ्यता के अकॉर्डिंग ही वहाँ की भाषा निर्धारित की जाती है। ठीक है, और वहाँ की कुछ भाषा ऐसी होती है जो क्षेत्रीय बोलियां होती हैं, उनको मिलाकर ही भाषा बनाई जाती है, विभिन्न क्षेत्रों की भाषाएं। अतः हम जो कुछ बोलते हैं वह भाषा होती है। यहाँ तक कि पशु व पक्षियों की भी अपनी अपनी भाषा होती है। आपने सुना ही होगा, गाय अपनी अभिव्यक्ति कुछ कहकर रंभाकर करती है, डॉगीज होते हैं वो बोलकर कुछ अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, अपने आप मतलब अपने विचार एक्सप्रेस करते हैं वो कि क्या कहना चाह रहे हैं। अतः हम जो कुछ बोलते हैं वह भाषा होती है। यहाँ तक कि पशु व पक्षियों की भी अपनी अपनी भाषा होती है। तो ये हमने पढ़ा भाषा। भाषा क्या है, अब ये टॉपिक है नेक्स्ट। भाषा क्या है मीन्स हम जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी हम बोल रहे हैं वही भाषा है। हम दूसरों के सामने अपने मन के विचारों को भाषा द्वारा ही प्रकट करते हैं। भाषा के बिना हम अपनी पूरी बात दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर सकते, अर्थात अगर भाषा नहीं है तो हम अपने मन की बात दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते। भाषा, अब ये देखिए येलो बॉक्स में, यहाँ आप देख सकते हैं, ये येलो बॉक्स में आप देख रहे हैं, यहाँ इसकी भाषा की डेफिनेशन दी गई है। तो आप इसको देखेंगे कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया। नेक्स्ट है भाषा का प्रयोग। बच्चों, भाषा का प्रयोग हम किस किस तरह से करते हैं ये इसमें बताया है। इस टॉपिक पे यही जिक्र किया है कि भाषा का प्रयोग हम किस किस तरीके से करते हैं। तो बच्चों, भाषा का प्रयोग हम दो तरह से करते हैं। कैसे? एक तो मौखिक रूप से और एक लिखित रूप से। अर्थात कोई भी बात जब हमारे मन में होती है वो हम बोलकर दूसरों को समझाते हैं तो वो भाषा का मौखिक रूप होता है। और कोई बात अगर हम लिखकर समझा रहे हैं दूसरे को, सपोज टीचर आपको जब पढ़ाता है, अध्यापक क्लास में, तो वो बोर्ड पर आपको लिखकर समझाता है, वो भाषा का लिखित रूप है। और कोई बात भाषण के द्वारा आपको समझाई जा रही है, कोई स्पीच दे रहा है, तो वो मौखिक यानी कि मुंह से बोलकर आपको बताई जा रही है, तो वो भाषा का मौखिक रूप होगा। ठीक है, तो भाषा को दो तरह से हम प्रयोग करते हैं, एक मौखिक और एक लिखित। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं, पेज नंबर 6। हमारे देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दूरदर्शन पर भारतवासियों से अपील की कि भूकंप से पीड़ित लाचार व असहाय व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में अनुदान दें। अर्थात मीन्स प्रधानमंत्री जी ने कोई भाषण दिया, तो भाषण देकर मतलब किस माध्यम से, कैसे समझाया उन्होंने? भाषण देकर, बोलकर, तो वो भाषा का मौखिक रूप होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री ने लोगों से जो अपील की और लोगों ने प्रधानमंत्री जी के विचारों को सुना, इसका आदान प्रदान किसी न किसी भाषा द्वारा ही हुआ। अतः भाषा का आदान प्रदान लिखकर, पढ़कर या बोलकर किया जाता है। वही मैंने आपको बताया जैसे, यानी कि मौखिक रूप में या लिखित रूप में। ठीक है, ये दो ही तरह से भाषा का प्रयोग किया जाता है। भाषा, अब आता है टॉपिक भाषा के रूप।
तो ये हमारे भाषा के दो रूप होते हैं, मैंने आपको बता दिया, एक लिखित और एक मौखिक। मौखिक वो होता है जो हम बोलकर समझाते हैं, और लिखित वो होता है जो हम लिखकर एक दूसरे से एक दूसरे को समझाते हैं लिखकर, जैसे पत्र लिखना, ठीक है, और श्याम पट पर लिखकर समझाना। आप अपने जो याद करते हैं वो कॉपी पर लिख कर देखना, वो सारा लिखित भाषा का रूप है। ठीक, तो ये हो गया हमारा भाषा का लिखित रूप, अर्थात भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक और एक लिखित। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक भारतीय भाषाएं। देखिए बच्चों, हमारे भारत देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। इस भाषा को 14 सितंबर 1949 को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। अब सभी भाषाओं को तो हम राष्ट्रीय भाषा नहीं मान सकते, इसलिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एक भाषा को, हिंदी भाषा को राजभाषा अर्थात राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। ठीक, उसको राष्ट्रीय भाषा की मान्यता प्रदान की गई। भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। इन भाषाओं में से 22 भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता प्रदान की गई। ये भाषाएं अग्रलिखित हैं। कौन कौन सी भाषाएं हैं ये आप यहाँ देख सकते हैं, 22 भाषाएं हैं, यहाँ देख लीजिए। इन 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई हमारे संविधान। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, अरबी, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी, चीनी, हिब्रू। ये कुछ भाषाओं के नियम दिए गए हैं जो संसार भर में, दुनिया भर में बोली जाती हैं। अब आता है बोली। अब तक हमने पढ़ा कि भाषा क्या है, अब हम पढ़ेंगे बोली। बोली क्या होता है बच्चों? देखिए, भाषा तो वो है जिसको संविधान द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है, यानी किसी भी प्रांत की भाषा को जो हमें मान्यता, यानी कि पूरे प्रांत में वही भाषा बोली जाए, तो वो हो गई हमारी भाषा। ठीक है, जो संविधान द्वारा मान्यता दी गई और पूरे राज्य के प्रांत के लिए एक मानक भाषा बनाई गई, यही भाषा मान्य होगी पूरे प्रांत में। लेकिन बोली क्या होती है? बोली वो होती है बच्चों जो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। हर 10-15 किलोमीटर के बाद आपकी बोली चेंज हो जाती है। तो एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली जो भाषा होती है, अर्थात जो हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, वो बोली कहलाती है। बोली क्षेत्रीय भाषा होती है। बोली का अपना एक सीमित क्षेत्र होता है। केवल उस क्षेत्र में रहने वाले लोग ही उसे बोल और समझ सकते हैं, यानी कि जो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में, एरिया में रह रहा है, वही उस बोली को समझ सकते हैं। दूसरे लोगों को थोड़ी कठिनाई आती है उसको समझने में। जबकि भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। बोली का अपना कोई लिखित रूप नहीं होता। बोली को हम लिख नहीं सकते, केवल बोल सकते हैं। लेकिन भाषा का अपना एक लिखित रूप होता है। हमारा साहित्य है, हमारा इतिहास है, वो सारा हमारा लिखित भाषा में ही मिलेगा, अर्थात भाषा में मिलेगा, वो बोली में नहीं होगा। इसका कोई भी लिखित साहित्य नहीं होता है। भारतवर्ष में लगभग 1652 भाषाएं बोली जाती हैं। भाषा और बोली में अंतर निम्नलिखित रूप से प्रकट किया जा रहा है। ये देखिए, यहाँ ये दिया गया है, इधर बोली और इधर भाषा। इनमें दोनों में डिफ्रेंशिएट किया है दोनों भाषा और बोली को। आप देख सकते हैं, इसको पढ़ लीजिए आप। मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इसमें, आप अपनी बुक में पढ़िए। देखिए कि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। जो मैंने अभी आपको बताया कि भाषा बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन बोली का क्षेत्र विस्तृत नहीं होता, वो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। और ये जो है भाषा की अपेक्षा बहुत सीमित होता है इसका क्षेत्र। भाषा में साहित्य रचना होती है, अर्थात हमारे साहित्य की जो रचना है वो भाषा में की जाती है, बोली में नहीं की जाती। बोली केवल बोली ही जाती है। यदि किसी बोली में साहित्य रचना होती है तो वह बोली उपभाषा बन जाती है। अर्थात अगर किसी बोली में हमारी साहित्य रचना हो रही है तो वो बोली जो है वो उपभाषा बन जाती है, उपभाषा के नाम से जानी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे बोली भाषा कैसे बन गई? देखिए कैसे, तो उसमें साहित्य रचना ऐसे हो गई बच्चों, जैसे हमारे कवि हैं सूरदास जी हैं, उन्होंने ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं लिखी हैं। तुलसीदास जी हैं, उन्होंने अवध भाषा में अपनी रचनाएं लिखी हैं। तो ये एक क्षेत्रीय भाषा है। अवध भाषा जो है वो क्षेत्रीय भाषा, लेकिन उन्होंने इसी भाषा में सारा साहित्य लिखा है अपना। तो ये हमारी उपभाषा बन गई। अवधी भाषा को भी और ब्रज भाषा को भी ये उपभाषा का दर्जा दिया गया, मान्यता दी गई। भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में नहीं किया जाता, अर्थात ऑफिशियली हम किसी भी बोली का प्रयोग नहीं कर सकते। लिखने में कोई भी पेपर्स में हम बोली का रूप नहीं प्रयोग कर सकते। ऑन पेपर्स हम हमेशा हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। बोली का प्रयोग सरकारी कामकाज में नहीं होता, बल्कि किसी क्षेत्र विशेष में जनसामान्य के परस्पर व्यवहार या विचारों के आदान प्रदान में होता है। और सरकारी कामकाज जो है वो भाषा में होता है, उसमें एक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। अब आता है हमारा कि कौन सी भाषा किस प्रांत या राज्य में बोली जाती है, इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। आओ अब इसके प्रांतों में बोली जाने वाली भाषाओं के बारे में जानें। यह सब जानने के लिए दी गई तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो बच्चों,
ये यहाँ टेबल दी गई है, देख लीजिए, यहाँ एक तरफ प्रांत दिए गए हैं, एक तरफ इनकी भाषाएं दी गई हैं। तो ये आप स्वयं पढ़ सकते हैं इसमें कौन से प्रांत की कौन सी भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज पर भी बच्चों यही है, कुछ राज्य दिए गए हैं, फिर उनकी भाषाएं दी गई हैं। ये देखिए यहाँ, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। इधर देख लीजिए, ये इनकी भाषाएं, ये कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये इनकी भाषाएं हैं, तो ये भी आप इसी में पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है केंद्र शासित मानक भाषा। मानक भाषा क्या है? मानक भाषा बच्चों वो होती है जिसको कुछ शिक्षा विद्वानों के द्वारा, उस भाषा के विद्वानों द्वारा जिसको मान्यता प्रदान की जाती है, यानी कि एक रूपता प्रदान की जाती है कि सभी लोग उसी को मानेंगे, चाहे वो स्पेलिंग्स लिखना हो या प्रयोग करना हो, उसका केवल उसी चीज को मानेंगे, एक ही चीज को एक ही तरीके से लिखेंगे उसको सब। और ये मान्यता ऐसे नहीं दी जाती, बहुत सारे शिक्षा विद्वान लोग बैठते हैं तभी ये चीज मानी जाती है। तो पढ़ते हैं इसको। आप यह तो जान ही चुके हैं कि भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। यदि भाषा में एक रूपता ना लाई जाए तो भाषा भाषा ना होकर खिचड़ी भाषा बन जाती है, क्योंकि सब अपने अपने तरीके से प्रयोग करेंगे उसको फिर। ठीक है, ये नहीं है कि सब लोग एक ही तरीके से प्रयोग करें, जिसका जैसे मन होगा वैसे प्रयोग करेंगे और वो खिचड़ी के रूप ले लेगी, जिसका कोई अर्थ नहीं रहता। अतः भाषा में एक रूपता बनाए रखने के लिए भाषा को मान्यता प्रदान की जाती है, जिसे मानव भाषा कहा जाता है। यानी कि एक रूपता देने के लिए उसे क्या कहते हैं? मानव भाषा का नाम दिया जाता है, यानी कि सब लोग उसी भाषा को प्रयोग करेंगे। कभी कभी भाषा के विकास में वर्णों को लिखने का ढंग बदल जाता है, एक ही वर्ण दो तरह से लिखा जाता है। इसका प्रभाव हिंदी शब्दों तथा हिंदी भाषा को लिखने पर पड़ता है। तो इधर देख लीजिए, अमानक भाषा, मानक भाषा। ये मानक भाषा में जो टेबल दिया गया है ये पहले लिखते थे ऐसा, अब का जो मानक रूप है वो दूसरे ब्लू कॉलम में है। इधर देखिए, यहाँ ये ब्लू कॉलम में इस तरह से है जो अब हम प्रयोग करते हैं, और ये वो जो है जो पहले हम प्रयोग करते थे। तो अब जो हम लिखेंगे वो इस तरह से लिखेंगे, मानक भाषा जहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसको इस तरह से प्रयोग करेंगे। अब आती है हमारी लिपि। लिपि क्या है? तो बच्चों, लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को या लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। उस भाषा को हमें कैसे लिखना है, वो जो भाषा का ढंग है लिखने का, वो लिपि कहलाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी कोई ना कोई लिपि होती है। संसार भर की भाषाएं भिन्न भिन्न लिपियों में लिखी जाती हैं। भारतवर्ष में हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। देवनागरी हिंदी भाषा की, और भी कई भाषाओं की जो लिपि है वो देवनागरी है। इसके अतिरिक्त संस्कृत, मराठी, नेपाली आदि भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वही जो मैंने आपको बताया कि हिंदी के अतिरिक्त और भी कई भाषाएं जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू भाषा की लिपि का नाम फारसी है। पंजाबी भाषा की लिपि का नाम गुरमुखी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि का नाम रोमन है। तो यहाँ कुछ लिपियां बताई गई हैं कुछ प्रमुख भाषाओं की। अब आता है व्याकरण। व्याकरण क्या है? तो बच्चों, व्याकरण जो है वो हमारी भाषा को शुद्ध करने का काम, अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जो हमारी भाषा को, कोई भी भाषा हो, हर भाषा का अपना व्याकरण होता है। इंग्लिश का अपना अलग व्याकरण होगा, हिंदी का अलग व्याकरण है, संस्कृत का अलग व्याकरण है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। अर्थात कहाँ, किस क्रम में हमें प्रयोग करना है क्रिया को, विशेषण को, संज्ञा को, सर्वनाम को, किस तरह से हमें उसको रखना है, किस तरह से बोलना है, एक वचन के साथ कैसे क्रिया प्रयोग होगी, बहुवचन के साथ कैसे क्रिया प्रयोग होगी, भूतकाल में कैसे क्रिया को हम बोलेंगे, वर्तमान काल की क्रिया का कैसे प्रयोग करेंगे, संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, है ना, एक वचन में किस तरह से प्रयोग होना है, वो बहुवचन में किस तरह से होना है, स्त्रीलिंग कैसे प्रयोग करना है, पुल्लिंग कैसे प्रयोग करना है। तो ये सब जो है व्याकरण बताता है, ये सब व्याकरण है हमारा, और हर लैंग्वेज का अपना एक व्याकरण होता है। तो ये हमने पढ़ा यहाँ कि व्याकरण किसे कहते हैं, कि व्याकरण के बिना भाषा अधूरी होती है, क्योंकि वो उसमें परफेक्शन नहीं होता, कोई भी कुछ भी बोले वो स्पष्ट भी नहीं होती, क्योंकि व्याकरण ही भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण एक शास्त्र है, इसके नियमों द्वारा ही भाषा का शुद्ध रूप निर्धारित होता है। किसी भी भाषा के ज्ञान के लिए उसके व्याकरण का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। व्याकरण ही भाषा को सुंदर व शुद्ध रूप से व्यवस्थित करता है। वही मैंने आपको जो अभी बताया, यानी कि स्पष्ट रूप से, व्यवस्थित रूप से रखना शब्दों को, वो व्याकरण का ही काम है कि कैसे हमें उसे बोलना है। ठीक है, अब आता है व्याकरण के कितने प्रमुख अंग होते हैं, किन किन अंगों में उसको विभाजित किया गया है व्याकरण। तो व्याकरण के प्रमुख 3 अंग माने गए हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार क्या होता है बच्चों?
वर्ण विचार में वर्णों का अध्ययन होता है कि वर्णमाला क्या है, वर्ण कितने होते हैं, वर्णों का विभाजन कितने आधार पर किया गया है, ठीक है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, स्वर कैसे बोला जाता है, व्यंजन कैसे बोला जाता है। इस तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं कि स्वर और व्यंजन मतलब सारे ही वर्णों को हम कैसे हमें प्रयोग करना है, वो हमारा वर्ण विचार में अध्ययन करेंगे हम। फिर आता है शब्द विचार। शब्द विचार में कैसे अध्ययन करेंगे कि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, शब्दों की बनावट क्या होनी चाहिए, शब्दों को कितने आधारों पर बांटा गया है ना, ये सब हमारा होगा शब्द विचार। फिर आता है वाक्य विचार। अब इसमें आता है कि वाक्य विचार से हम वाक्य के भेदों के बारे में, उसकी रचना के बारे में, उसके अंगों के बारे में, इन सब चीजों का अध्ययन करेंगे जो हम आगे चैप्टर वाइज पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। तो इसके बाद आता है हमारा याद रखने योग्य। ये बच्चों ये पूरे चैप्टर से ही होता है, मैंने आपको कई बार बताया है पहले भी कि पूरे चैप्टर की जो एक समरी होती है वो हमारा याद रखने योग्य। हर टॉपिक से इसमें एक नॉलेज होती है, ठीक है। जैसे फर्स्ट टॉपिक है भाषा के द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, तो ये हमारी भाषा की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। फिर आता है भाषा के कितने रूप होते हैं, तो भाषा के 2 रूप होते हैं, ये हमारी भाषा के रूप दिए गए यहाँ। तो जो भी हमने पाठ में पढ़ा है वो याद रखने योग्य है, इसको आप जरूर पढ़ेंगे। और अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज। तो ये देखिए बच्चों, ये हमारी एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर्स मैं अभी आपको बाद में दूंगी। इसकी पहली एक्सरसाइज है निम्नलिखित शब्दों के मानक रूप लिखिए। तो ये यहाँ मानक रूप दिए गए हैं और एग्जाम्स के लिए बच्चों आपको इनसाइड द चैप्टर भी लर्न करना है, क्योंकि ये जो दिए गए हैं केवल यही जरूरी नहीं है कि यहीं आएंगे, अंदर से भी आ सकते हैं। मानक रूप अंदर भी दिए गए हैं चैप्टर के, ठीक है। तो ये है पहला आरंभ, देखिए यहाँ ये लिखा गया आरंभ और इसका शुद्ध रूप मानक रूप ये होगा। सुंदर, इसका मानक रूप ये होगा। अंत का मानक रूप ये होगा। फिर आता है इधर हिंदी, देख लीजिए ये हिंदी ऐसे लिखा जाता है मानक रूप के अकॉर्डिंग। पंडित का हमारा मानक रूप ये है 6 को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये आपने देखी एक्सरसाइज, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। ये देखिए हमारी थर्ड एक्सरसाइज, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। व्याकरण के बिना भाषा अधूरी होती है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक तथा लिखित। गुजराती तथा हिंदी भाषाएं गुजरात राज्यों में बोली जाती हैं। हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता मिली। भारतवर्ष में लगभग 1652 भाषाएं बोली जाती हैं। अंग्रेजी भाषा की लिपि का नाम रोमन है। हिंदी व संस्कृत की लिपि देवनागरी है। पंजाब में पंजाबी और हिंदी भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया इसका फिलअप, सारे हो गए यहाँ। अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, जिसका नाम है कि सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। यह है देखिए पहला कि भाषा को हम बोलकर प्रकट करते हैं, तो ये देख सकते हैं हम इसमें, ये देख लीजिए भाषा को हम बोलकर प्रकट करते हैं, ये सही है, देख लीजिए इधर। भाषा के 2 रूप होते हैं, ये भी सही है। व्याकरण भाषा को अशुद्ध बनाता है, ये गलत है, क्योंकि शुद्ध बनाता है व्याकरण, अशुद्ध नहीं बनाता। भाषा को लिखने की विधि कहलाती है, भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है, सही है ये। भाषा और बोली में कोई अंतर नहीं होता, ये गलत है, क्योंकि अंतर होता है। लिखित भाषा स्थायी भाषा होती है, सही, ये भी हमारा सही है। तो ये हमने ट्रू फॉल्स किए, जो हमारे यहाँ देखिए टिक किए गए हैं। यहाँ रॉन्ग है तो रॉन्ग किया है और सही है तो उसको हमने टिक कर दिया है। अभी आता है कुछ करने के लिए, ये आप खुद से कर सकते हैं। इसमें आप चैप्टर के बारे में कुछ लर्न करिए, फिर यहाँ आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स कराती हूँ। ये देखिए इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है हमारा 1 मिनट, ये है फर्स्ट चैप्टर हमारा, ये है देख लीजिए भाषा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है भाषा से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक आसानी से पहुंचाते हैं। उदाहरण फोन पर बात करना, पत्र और प्रार्थना पत्र लिखना। ये हमारा लिखित भाषा का जो है भाषा का आंसर है कि भाषा किसे कहते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि भाषा के कितने रूप होते हैं, नाम लिखिए। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, देख सकते हैं यहाँ। थर्ड क्वेश्चन है बोली किसे कहते हैं, क्या बोली भी भाषा का रूप है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं बोली एक अपना सीमित क्षेत्र होता है, बोली का अपना एक सीमित क्षेत्र होता है, केवल उस क्षेत्र में रहने वाले लोग ही उसे बोल और समझ सकते हैं। हाँ, बोली भी भाषा का रूप है,
लेकिन उसका अपना कोई लिखित रूप नहीं होता। यहाँ बच्चों का लिख लेंगे, बोली का। ठीक है, बोली का अपना एक सीमित क्षेत्र होता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लिपि किसे कहते हैं? हिंदी भाषा की लिपि का नाम लिखिए। तो ये देखिए आंसर कि भाषा को जिस विधि में लिखते हैं उसे लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है। फिर आता है बोली और भाषा में क्या अंतर है? भाषा और बोली में अंतर निम्नलिखित रूप से प्रकट किया जा सकता है। देख लीजिए, यहाँ ये दिया गया है, भाषा और बोली। भाषा का अंतर ये है और बोली का अंतर ये है। ये आपकी बुक में भी दिया गया है, आप इसमें से ना चाहें तो बुक में से भी कर सकते हैं इसको। इसका आंसर बुक में से भी लिख सकते हैं, पूरा आंसर उसमें दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में कब मान्यता मिली? तो हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को मान्यता मिली। ठीक, नेक्स्ट आता है व्याकरण किसे कहते हैं? इसके कितने रूप होते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाता है। व्याकरण के मुख्यतः 3 रूप होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। देखिए, अगर आप इसमें से नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं, आप बुक में से भी आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि बुक में स्पष्ट रूप से आंसर आपके दिए गए हैं। ठीक है, इसमें से देख लीजिए और मैच कर लीजिए बुक से, और आप बुक में से लिख सकते हैं। इससे आपकी कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, तो इसके साथ ही इस चैप्टर हमारा यहाँ फिनिश होता है। और आप इस चैप्टर को अगर आपने लाइव क्लास में नहीं कंप्लीट किया है तो आप वीडियो से देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।